Assalamualaikum students, myself Asmat Abid and I am the instructor for English 1. I hope you all are fine. We already have completed 6 chapters of functional English before our midterms. Now we are going to cover chapter 7 reading comprehension. Let's see what is comprehension. First of all, we talk about the content of the reading comprehension, which will help you to understand and interpret the written text, which will help you to identify the main ideas, supporting details, and the text structure, state comprehension question accurately, and practice critical thinking and the critical thinking and their skills. What is reading comprehension? रीडिंग हमारे पास क्या होती है? रीडिंग इज़ अ कोग्निटिव एबिलिटी टू इंटरप्रेट द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। रीडिंग हमारे पास एक कोग्निटिव यानी माइंड की एबिलिटी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास रिटन सिंबल्स होते हैं, रिटन टेक्स्ट होता है, लेटर्स होते हैं, उनके मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं। दैट इज़ द रीडिंग। ठीक है। और व्हाट इज़ द रीडिंग कम्प्रीहेंशन? तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारे पास टेक्स्ट को रीड करने की एबिलिटी होती है, प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है, एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। Comprehension is the reason for reading. If readers can read the words but do not understand or connect to what they are reading, they are not really reading. मतलब अगर आप जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, वर्ड्स पर नाउन वोकलाइजेशन कर रहे हैं, जस्ट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपके माइंड में चीज़ें नहीं वो फिक्स हो पा रही, उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली रीडिंग। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, एवेल्युएटिंग टेक्स्ट थ्रू लिटरल, इन्फरेंशियल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें टेक्स्ट के एनालाइजेशन करते हैं, उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। हमारे पास कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसको हम लोग, जो हमारे पास यूज़ होती हैं टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में, तो इसमें हम लोग किस तरह से हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। द मोर वर्ड्स यू नो, द ईज़र इट इज़ टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट। जितने आप वर्ड्स को जानते जाओगे, उतना ही आपको टेक्स्ट को आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके लिए आप वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं? यू हैव टू यूज़ योर नोटबुक टू नोट द वोकेबलरी। ओके। इसके अलावा आप वर्ड्स को राइट करके उनके मतलब आप एक नोटबुक बना सकते हैं, जिस पे आप अपनी वोकेबलरी सारी राइट कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं पता, तो आप उसको डेली बेसिस पे 1 या 2 वर्ड्स भी राइट करेंगे, तो देख लें मंथ में अगर 30 डेज़ हैं तो आप 60 न्यू वोकेबलरीज जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप रीडिंग करें, जितनी रीडिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉवल रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, बुक्स, आर्टिकल, एसेस। वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू रीड। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रीड कर सकते हैं अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है रीड एक्टिवली। मतलब हमने डोंट जस्ट स्किम थ्रू, हमने जस्ट चीज़ों को स्किम नहीं करना। तो यहाँ पर पता है, स्किम एक वर्ड है, स्किम का मतलब होता है, स्किमिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। अगर आपसे कोई पूछते हैं व्हाट इज स्किमिंग, स्किमिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। ठीक है। जस्ट मेन आइडिया को सर्च करना, एंगेज विद द टेक्स्ट। इसके लिए स्ट्रेटजीज आप कौन से यूज़ कर सकते हैं? एक्टिव रीडिंग के लिए हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडिया, ताकि वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। मेक नोट्स, आप इसके अलावा इसके नोट्स बना सकते हो। और क्वेश्चंस एज यू रीड, और जैसे हम लोग चीज़ें रीड कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, इन केस अगर हम एक्टिव रीडिंग करें तो ही क्वेश्चन हमारे माइंड में डेवलप होते हैं, एरोज होते हैं। अगर हम लोग कहते हैं पैसिव रीडिंग करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो जस्ट, हम लोग जस्ट वोकलाइजेशन कर रहे होते हैं, हमारा माइंड जो है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। अगर आप एक्टिव रीडिंग करेंगे ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ऑथर ट्राइंग टू से, आपके माइंड में क्वेश्चन डेवलप होगा।
व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, ये रिसर्च ये टॉपिक के रेलिवेंट है या नहीं, मतलब कोटेशन इसमें जो ऐड की वो अच्छी है कि नहीं। तो मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में राइज होते हैं, ठीक है। तो उनके आंसर्स आपको खुद ब खुद ही मिलते जाते हैं जब आप एक्टिव रीडिंग करते हो। नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड स्पोर्टिंग डिटेल। व्हाट इज़ द मेन आइडिया एंड व्हाट इज़ द स्पोर्टिंग डिटेल। एग्जामिनर ने मल्टीपल टाइम्स ये पेपर में क्वेश्चन पूछा होता है आप लोगों से कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया एंड व्हाट इज़ स्पोर्टिंग डिटेल। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन आइडिया हमारे पास क्या होता है, वो कोर मैसेज होता है, वो सेंट्रल मैसेज होता है जो ऑथर हमें कन्वे कर रहा होता है, ठीक है। मेन आइडिया सेंट्रल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, वाइल द स्पोर्टिंग डिटेल सपोर्ट द मेन आइडिया। क्लियर। मेन आइडिया हमारे पास सेंट्रल मैसेज होता है और स्पोर्टिंग डिटेल वो होती है जो हमारे पास मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही होती है। अब ये हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, ये किस तरह से हम लोग इसकी किस स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हम इनको डेवलप कर सकते हैं। तो आपने पैराग्राफ को समराइज़ करना सीखे। समराइज़ का मतलब होता है पैराग्राफ को उसके रीजनल मीनिंग जो हैं वो लॉस नहीं होना चाहिए समराइजेशन में, ठीक है। ओरिजिनल मीनिंग वैसे हो बट आपने उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके समराइज़ मतलब शॉर्ट करके कंसाइज करके राइट कर देना होता है। और आपका पास जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और इसकी एग्जांपल्स हैं आप उनको डिस्टिंग्विश कर लेना है, ओके। नेक्स्ट इज द इनेफर एंड इंटरप्रेट। व्हाट इज़ द इनेफर एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें से जो उसका मीनिंग है वो उसको निकालना है। नॉट एवरी थिंग इज डायरेक्टली स्टेटेड, समटाइम्स यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब ये हमने एक बात और भी हम लोगों ने पढ़ी थी, सॉरी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर आई थिंक वोकेबलरी वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी थी बैंक। हमारे पास दो बैंक हैं, दे हैव द सेम एम स्पेलिंग्स बट द डिफरेंट इन मीनिंग्स, ठीक है। बैंक जिसमें हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, और बैंक जो हमारे पास दरिया का या नदी का किनारा होता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है, ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड कर रहा होता है। जब हम कंटेक्स्ट को रीड करते हैं देन हमें पता चलता है कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटजीज़ हम इसमें क्या से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने ऑथर की टोन एंड मूड देखना होता है, मतलब ऑथर ने सीरियस होकर बात किया, ह्यूमरस, क्रिटिकल, या किसी मतलब किसी पे क्रिटिसाइज़ किया है, ये ह्यूमरस बात की है, ये हमें उसके टोन से पता चल जाता है, ठीक है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वो कहते हैं वो डिपेंड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। आइडेंटिफाई द इम्प्लाइड मीनिंग इन मेटाफर्स, इडियम्स एंड डिस्क्रिप्शंस। मेटाफर्स होते हैं जो जिनको मेटाफर्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की ट्रेड्स देते हैं ना, मतलब जिस तरह से फ्लावर्स आर डांसिंग। अब देखो फ्लावर्स तो डांस नहीं करते, डांस तो ह्यूमंस करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेटाफर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिमिलीज, मेटाफर, इडियम्स ये सारे होते हैं, इनके लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग्स जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। इस तरह से इडियम्स होते हैं, उनके भी लिटरल मीनिंग और होता है, फिगरेटिव मीनिंग और होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ अ पीस ऑफ केक, मतलब पीस ऑफ केक का मतलब अगर हम उसका ओरिजिनल मीनिंग लेंगे, लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब कुछ और है, एक केक, केक का एक टुकड़ा। लेकिन अब इसका फिगरेटिव या उसका सेकंड मीनिंग जो आ रहा है वो देखें वो क्या होगा, समथिंग वेरी इजी। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, हम लोग इसको इडियम्स में ले रहे हैं। जैसा कि एक और इडियम मैं बताती हूँ, अंडर द वेदर, ठीक है। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम के नीचे, लेकिन अब अंडर द वेदर एक इडियम के तौर पर जब इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है फीलिंग सिक, मतलब बीमार फील कर रहा है वो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसको डिस्क्राइब करना डिटेल में। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्पफुल होती हैं किसी भी वर्ड का, टेक्स्ट का उसको इंटरप्रेट करने में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर पे आ जाता है आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। आपने पूछने हैं, आंसर क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चनिंग करनी है जितनी आपसे हो सकती है। सेल्फ क्वेश्चनिंग हेल्प्स डीपन कंप्रीहेंशन। आपकी जो सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है वो आपकी कंप्रीहेंशन को डीप बनाती है। स्ट्रेटजीज आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस टेक्स्ट, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व, करेक्टर्स देख सकते हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है, व्हेन का, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, मतलब ये क्वेश्चन है आपने
खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी होती है जब भी आप किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हो। मेक हायर ऑल द ऑर्डर क्वेश्चन, जैसे कि वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, व्हाट कैन आई इनफर फ्रॉम दिस। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी कंप्रीहेंशन को मोर डीप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पे आ जाता है रिफ्लेक्ट एंड क्रिटिक्यू। रिफ्लेक्ट एंड क्रिटिक्यू उसमें होता है थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट यू रीड, उसके बारे में क्रिटिकली थिंक करें कि आप जो आप रीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आस्क योरसेल्फ डू आई एग्री विद द ऑथर। ज़रूरी नहीं है कि आप जो रीड कर रहे हो आप उसमें हर बात पे ऑथर से ही एग्री कर रहे होते हैं, ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती। आर द assumption और बाइसेस क्या, मतलब इसमें मतलब बिल्कुल क्लियर राइटिंग की गई है, कोई भी बाइस नहीं है इसमें। व्हाट लेसन्स और इंसाइट्स कैन आई टेक फ्रॉम दिस, आप उसमें कर सकते हैं इस चैप्टर या इस आर्टिकल या इस स्टोरी से मुझे क्या सबक मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग उसमें से ले सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। आज के लेक्चर में जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट उसका कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो पार्ट 2 में मैं कवर करवा दूँगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जो समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो आपने मेजर चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि व्हाट इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होता है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को डेवलप करने के लिए, हमारी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको 1 बाय 1 मैंने कवर करवा दी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। पेपर में इसका जो रेलिवेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपको पेपर में एक कम्प्रीहेंशन दे दिया जाता है और उसमें से कहा जाता है कि आपने इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने उसमें से क्वेश्चन देने होते हैं, ठीक है। इस तरह के पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और फिर आपने पैराग्राफ को रीड करके उसके क्वेश्चन के आंसर्स करने। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से दिए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो चैप्टर है, बाकी का सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड लेक्चर में जब होगा तब मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।